करीब 45 साल की एक महिला अपने ऑफिस से जब घर की तरफ आ रही थी तो रास्ते में एक थार कार जैसे सामने से आ रही है तो उस महिला ने थार को देखा और थार को देखते ही उसे ऐसा एहसास होने लगता है जैसे कि ये उसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि उसे मार देगी। उस महिला ने सूझबूझ से काम लिया और सूझबूझ से काम लेने के बाद सड़क से एकदम नीचे उतर जाती है और जैसे ही नीचे उतरती है फिर थार को मजबूरी में आगे निकलना पड़ जाता है। थार आगे निकल जाती है लेकिन उस महिला को ऐसा लग रहा था जैसे क्या थार उसको आज मार ही डालती। जब घर पहुंचती है डरी हुई थी, सहमी हुई थी, घर जाकर अपने परिवार रिश्तेदार जो जानकार थे उनसे बातचीत करती है और कहती है कि आज तो बस जान बची गई, मौत को बहुत ही करीब से देखा है। जिससे उसने ये बात कही उन्होंने कहा कि थोड़ा समय खराब चल रहा है और इस समय को टलने दो, इसलिए बड़ा सोच समझ के जब चलो तो देखभाल के चलो, सड़क के किनारे चलो, बार बार सड़क की तरफ मत जाओ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। उस महिला ने अपने घर से निकलना एक तरह से बंद ही कर दिया और इस बात को धीरे धीरे करके 1 महीने का वक्त हो जाता है। जब वो बहुत ही जरूरी होता था तब निकलती थी, बेजरूरत के हिसाब से घर से निकलती ही नहीं थी। लेकिन उस महिला को निकालने के लिए पहले उसके घर का शीशा तोड़ा जाता है, शीशा तोड़ने के बाद उसके घर पर नींबू फेंका जाता है, उसके बाद फिर मिर्च जो हरी मिर्च होती हैं वो फेंकी जाती हैं और टोना टोटका करना शुरू कर दिया जाता है। मकसद था, क्योंकि वो थार जो था उसमें कातिल बैठा हुआ था और कातिल का मकसद था कत्ल करना। लेकिन उसका मकसद यही था कि जब महिला सड़क पर आएगी तभी वो उसकी हत्या करेगा, और वो महिला है कि अपने आप को उसने घर में कैद कर लिया है। उस महिला को घर से बाहर निकालने के लिए एक काले रंग की गुड़िया होती है, वो उसके घर में फेंकी जाती है, और जब उसके घर में फेंकी जाती है साथ ही नारियल होता है काले रंग के कपड़े में, और कपड़े में रखने के बाद उसको कलावा से बांधा जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और उसके घर में वो फेंक दिया जाता है। जैसे ही महिला के घर में ये फेंका जाता है, 27 जून 2026 की बात होती है। महिला को ये बात पता चलती है नहीं पता चलती है, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है घर से बाहर निकलना। और जैसे ही वो महिला घर से बाहर निकलती है, गाड़ी आती है, गाड़ी आने के बाद उसका रोड पर एक्सीडेंट कर देती है और उसका कत्ल हो जाता है। अभी तक इसे लोग समझ रहे थे कि यह हादसा है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इसकी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो ये कत्ल निकलता है, और कत्ल भी बहुत ही भयानक रूप में। और इस कत्ल के पीछे की जो वजह निकलती है उस प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर घर घर में चर्चा होना शुरू हो जाता है। यदि हम ये कहें कि आज के इस दौर में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कत्ल क्यों हुआ, किसने किया और इसके पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 3 जुलाई 2026 की शाम 4:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। राजस्थान प्रदेश के जयपुर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, वो आराम से घर की तरफ जा रही थी, और जैसे घर की तरफ जा रही है तो पीछे से बहुत तेज रफ्तार से एक स्कॉर्पियो कार आ रही है। महिला 60 फुट के रोड पर चल रही है, रोड पर भी बिल्कुल एकदम से किनारे पर, यानी कि ये जो रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है, ना कोई सामने से वाहन आ रहा है, ना ही कोई पीछे से वाहन आ रहा है, ना इस रास्ते पे कोई भीड़ है, बिल्कुल एकदम सुनसान जैसा इलाका है। और उस महिला ने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट किया कि बिल्कुल सड़क के किनारे चल रही है और अपनी साइड में चल रही है, कोई गलती नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी जब स्कॉर्पियो कार आती है, स्कॉर्पियो कार ने आकर इतनी तेजी के साथ वो टक्कर मारती है, टक्कर जैसी लगती है वो महिला फुटबॉल की तरह हवा में उड़ जाती है, और जब हवा में उड़ती है तो उसके बाद जब जमीन पर आकर गिरती है तो जो स्कॉर्पियो कार होती है वो तेजी के साथ आगे निकल जाती है। धमाके की जो आवाज होती है, आवाज को जो आसपास के लोग हैं वो भी सुन रहे थे, और सबसे ज्यादा बहुत नजदीक सड़क के किनारे बैठे हुए बाप और बेटे जो मजदूरी कर रहे थे उनको इस बात का सबसे ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि जब जैसे ही स्कॉर्पियो कार गुजर रही है उनसे मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 फुट का ही फासला रहा होगा। बाप और बेटे एकदम से हवा में उछल जाते हैं डर की वजह से, और वो बहुत जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मौत को बहुत करीब से देखा था। साथ ही उस महिला को जो जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही है उसको भी उन्होंने बहुत करीब से देखा, और उसके बाद जब उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया है तो आसपास के लोग जो हैं वो धमाके की आवाज़ सुन के, चीखों को सुनने के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे मौके पर पहुंचते हैं, अगर देखते क्या है, काले रंग की साड़ी पहनी हुई एक महिला है और वो दम तोड़ देती है, यानी कि हैंड टू हैंड मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौके पर मौत होती है, लोगों ने उसे देखा, देखने के बाद उसको देखते ही पहचान लिया, और पहचानते कहा कि अरे ये तो वशिष्ठ साहब की पत्नी है, यानी कि विजय वशिष्ठ की पत्नी नीरज शर्मा जिसका नाम है, उम्र जिसकी 45 साल के आसपास है, जो कि जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर कॉलोनी की निवासी होती है। उसके घर पर सूचना दी जाती है, लोग दौड़कर उसके घर पर पहुंचते हैं। उधर तो लोग उसके घर पर जाकर सूचना दे रहे हैं, इधर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया जाता है 112 नंबर पर कि यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ है,
जितनी जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। अब 112 नंबर की पुलिस आती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम आती है। आने के बाद इस महिला की लाश को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही महिला का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत जोरदार टक्कर लगने की वजह से इस महिला की मौत हुई है। परिवार वालों को जो लाश थी वो सुपुर्द कर दी जाती है। अब यहाँ पर ये लाश लेके सीधा पहुंच जाते हैं घर पर आते हैं तो परिवार हो, रिश्तेदार हो, सबके सब लोग ये फैसला करते हैं कि जो मूल गांव है अपना वहां की तरफ चलते हैं, वहीं अंतिम संस्कार करते हैं। जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, जानकार हैं, सभी के सभी लोग वहां पर जुट जाएंगे। भरतपुर में एक जगह लगती है सेवर, सेवर के रहने वाले हैं, वहीं पर अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया जाता है। बस जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो सबके सब लोग बस एक ही बात की चर्चा कर रहे थे, और चर्चा इस बात की कर रहे थे, जो विजय वशिष्ठ थे, दरअसल थे इसलिए क्योंकि साल 2025 में उनको ब्रेन हेमरेज होता है, और ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनको घर लाया जाता है, और घर लाने के बाद उनकी फिर मौत हो जाती है। दरअसल वो LDC की पोस्ट होती है, जो कि हाई कोर्ट में एक तरह के वो क्लर्क थे, और क्लर्क की पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। उनकी एक पत्नी जिनका नाम होता है नीरज शर्मा, एक बेटी जिसका नाम आयुषी शर्मा जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास, 16 साल का उनका एक बेटा होता है जो कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। ये सुखी परिवार है, सब कुछ करोड़पति परिवार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे ही विजय वशिष्ठ की मौत होती है, विजय वशिष्ठ की मौत होने के बाद इस परिवार पर जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट जाता है, और उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था कि इनकी पत्नी की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। हालांकि इनकी जो सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को मिल जाती है अनुकंपा के तौर पर, मृतक आश्रित के तौर पर। पत्नी यानी कि नीरज शर्मा नौकरी कर रही थी, और बस इतना था कि इनके जो भाई है जिसका नाम है राकेश कुमार शर्मा, जो कि भरतपुर के बयाना के रहने वाले होते हैं, वो आराम से बैठे हुए सोच रहे थे। पूरा किस्सा, पूरी कहानी उनके दिमाग में तैर रही थी। वो कभी तो अपने जीजा को लेकर कि किस तरह से विजय वशिष्ठ की मौत हो जाती है, ठीक ठाक थे, अचानक ब्रेन हेमरेज होता है, हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर पहुंचते हैं और मर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी भी तो मौत, ऐसा लग रहा था संदिग्ध है। दीदी की भी मौत, ऐसा लग रहा था कि मौत नहीं बल्कि हादसा है, हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। बैठे बैठे अपना मोबाइल निकालते हैं, और मोबाइल निकालने के बाद अपने मित्रों से मदद मांगते हैं। मित्र होते हैं राजस्थान की पुलिस में, अच्छे पद पर होते हैं। उनसे कहते हैं कि देखो, इसमें FIR तो हुई है सड़क हादसे वाली, बस मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, इस मामले की एक बार जांच कर लीजिए। जांच के बाद हो सकता है कि कुछ ना कुछ निकले, मेरी तसल्ली के लिए जांच कर लीजिए, अगर मुझसे थोड़ी बहुत भी दोस्ती मानते हो। जैसे ही राकेश कुमार शर्मा ने अपने दोस्तों से ये मदद मांगी, मदद मांगने के बाद बात पुलिस तक पहुंचती है, और बात जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस वाले इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम सीधा वहां पहुंचती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, और जब एक्सीडेंट हुआ था वहां देखते क्या है, आसपास के लोगों को भी देख रहे हैं। वहां पर जो बाप और बेटे जो स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बच गए थे उनको भी देख रहे हैं। उसके बाद उस 60 फुट के चौड़े रोड को देख रहे हैं, और लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपने उस दृश्य को देखा था। आसपास में लगे हुए जितने भी CCTV कैमरे थे उसको भी देख रहे हैं। देखते क्या है कि स्कॉर्पियो कार जिसका नंबर होता है HR51CU1230, ये स्कॉर्पियो का नंबर होता है हरियाणा का, उस नंबर को देखा जाता है। साथ ही देखा यह जाता है कि लोगों से पूछताछ करने के बाद कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं है, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, कोई जा नहीं रही है, महिला अपने सही रास्ते पर चल रही है, उसके बाद भी इतनी तेजी के साथ ये गाड़ी क्यों आ रही है। अब गाड़ी कहां से आ रही थी, पुलिस ने जब इसका पीछा करने की कोशिश की तो उस इलाके में जहां पर ये गाड़ी आ रही थी, तो करीब करीब 100-200 मीटर के दूर जाकर जब CCTV कैमरे देखे जाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी तो चुपचाप खड़ी है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, काफी देर से खड़ी हुई थी। और पुलिस की जब नजर पड़ती है तो आसपास की और चीजों को बड़ी बारीकी से पुलिस ने देखना शुरू कर दिया। एक बाइक है, बाइक जब ये एक्सीडेंट होता है तब बाइक भी वहीं पास में खड़ी हुई थी, और लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद अक्सर लोग धीरे हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका ये फर्ज बनता है, कोशिश करते हैं कि जो भी हादसा हुआ है उसकी हम मदद कर सकें। लेकिन बाइक वाला जो होता है वो रुकता नहीं है, बल्कि और तेजी के साथ भागने लगता है। जबकि ऐसा लग रहा था जैसे क्या, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग मदद के लिए रुकते हैं, लेकिन वो बाइक वाला क्यों नहीं रुका। पुलिस को थोड़ा सा परेशान करने वाली बात थी, पुलिस के लिए कई सारे सवाल खड़े करने वाली बात। जिधर वो बाइक जाती है, जिधर वो कार जाती है, अब पुलिस आगे चलना शुरू कर देती है। आगे चल के देखती तो एक और बाइक होती है, एक और बाइक पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब जाकर पुलिस ने कुछ और देखने की कोशिश की तो प्रताप नगर में चौपाटी एक जगह लगती है, वहां पर वही स्कॉर्पियो कार खड़ी हुई है जिसने उस महिला का एक्सीडेंट किया था, जिसने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अब पुलिस का दिमाग ठनक जाता है, क्योंकि जो बाइक वहां आराम से खड़ी हुई थी
अब उसी बाइक पर कार में बैठे हुए दो व्यक्ति, ड्राइवर भी होता है और साइड में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, वो आराम से उस बाइक पे निकल जाते हैं। अब पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था कि अब बाइक पर अचानक से कहाँ से प्रकट हो गई। साथ ही जो स्कॉर्पियो कार में बैठे हुए हैं दो जने, उनको कैसे बाइक वाला अपने साथ बिठा के ले जाएगा, क्योंकि बाइक पर वो इसलिए बैठते हैं, गाड़ी चलने में असमर्थ हो जाती है। जब टक्कर लगती है तो गाड़ी में जो पहिया होता है वो फंसने जैसी स्थिति में हो जाता है, यानी कि वो ठीक से नहीं चल पा रही थी। उन्होंने, जब पुलिस ने उस गाड़ी को देखा तो लावारिस हालत में खड़ी हुई थी। गाड़ी का नंबर होता है HR51CU1230, लेकिन 1230 जो नंबर होता है, इस पर मिट्टी लगाई हुई थी। अब पुलिस के दिमाग में कुछ और भी सवाल आते हैं कि आखिरकार मिट्टी लगाकर इस नंबर को छुपाने की कोशिश क्यों की गई है। तो पुलिस ने फिर अब इसे पड़ताल करना शुरू कर दिया। हरियाणा का नंबर होता है, पुलिस की टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद सीधा हरियाणा भेजा जाता है टीम को, और जब पुलिस हरियाणा पहुंचती है तो इस गाड़ी के मालिक के पास पहुंच जाती है और गाड़ी के मालिक से पूछा जाता है कि तुम्हारी जो स्कॉर्पियो कार है उससे एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में तुम्हारे पास क्या जानकारी है। कहता है कि साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन एक हेमंत नाम का एक लड़का मेरे घर पे आता है, 36,000 रुपये मुझे देता है, किराए पर गाड़ी लेके जाता है। अब वो ही जाने, मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं। लेकिन जैसे ही गाड़ी के मालिक से उसका नाम पता लिया जाता है, नंबर लिया जाता है, तो पुलिस अब हेमंत के पास पहुंचती है। जब हेमंत को पुलिस ने सख्ती से बातचीत करना शुरू किया है तो कहता है कि साहब, मैं कुछ नहीं जानता, ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं। आकाश शर्मा ने मुझसे गाड़ी मांगी थी, वो ही उस दिन गाड़ी चला रहा था और उसके साथ गाड़ी में अरविंद नाम का लड़का बैठा हुआ था। अब पुलिस ने अरविंद को पकड़ा, पुलिस ने आकाश शर्मा को पकड़ा, और जैसे ही इनको पकड़ने के बाद पुलिस सख्ती से इनसे बातचीत करती है, तब नाम आता है मोहन स्वरूप। मोहन स्वरूप, जो कि राजस्थान प्रदेश के भरतपुर का सेवर लगता है, वहां के रहने वाले होते हैं। पुलिस का जो दिमाग था वो घूम जाता है, पुलिस खुद चक्कर में आ जाती है। सेवर का रहने वाला है, नाम इसका मोहन स्वरूप है। दरअसल ये जो महिला का एक्सीडेंट हुआ है, महिला जो मारी गई है, वो तो उसका सगा जेठ है, और जब सगे जेठ का नाम आता है तो पुलिस ने उस जेठ को भी अपने कब्जे में ले लिया। और अब तक पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया और सीधा उन्हें थाने जाकर ले आती है। सबके सब थाने बैठे हुए हैं। अब पुलिस अब आगे पड़ताल करती है तो एक नाम और सामने आता है, और वो नाम होता है 23 साल की आरुषि, जो कि नीरज की, यानी कि नीरज शर्मा, जो महिला जिसकी मौत हुई है, मरी है, तो उसकी बेटी होती है। अब पुलिस जाती है तो वो लड़की है, वो अपने घर पर है, थोड़ा बेसुध हालत में है, परेशान है। उसकी माँ मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। 1 साल पहले उसके पिताजी मर चुके हैं। तो उसकी जो परेशानी देखने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है, आपको थाने चलना होगा। जैसे बड़े साहब वाली बात आती है, एकदम से लड़की बिफड़ जाती है। बिफड़ते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। लड़की जब ये कहती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम समझे नहीं किससे बात कर रहे हैं। वो कहती है कि कानून की भाषा मैं भी जानती हूँ, लॉ कर रही हूँ, लॉ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। एक तो मेरी माँ मरी है, उसके बाद फिर मुझे थाने बुलाया जा रहा है। जो भी काम है आप यहाँ आकर मुझसे कर लीजिए, मैं थाने नहीं जा सकती। अब पुलिस वाले भी होशियार थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो ही चुकी थी। पुलिस वाले कहते हैं कि बेटा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको थाने साहब ने बुलाएंगे तो कुछ कागज़ों की फॉर्मेलिटीज़ होगी, वो कागज़ आपके भविष्य में काम भी आ सकते हैं। अब जैसे क्या ये नौकरी है, जो आपके पिताजी की नौकरी आपको माँ को मिली, और माँ की नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये कागज़ अगर आपके पूरे होंगे। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, एकदम से वो तैयार हो जाती है, थाने पहुंच जाती है। और थाने जाने के बाद जब पुलिस वाले उसे बैठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उससे पूछा जाता है कि चाय पियोगे कि नहीं, तो लड़की कहती नहीं नहीं, चाय कुछ नहीं पीनी। अब जब लड़की को ऐसा लगने लगता है, बड़ा इत्मीनान सा होने लगता है कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, तभी लड़की से कहा जाता है कि बेटा, बस एक सवाल पूछना था। सवाल यह है कि तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों कराई, इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे ये बात कही जाती है, लड़की फिर से बिफट जाती है, एकदम गुस्से में आ जाती है, और पुलिस के सामने वो एकदम से गुस्से में बात करने लगती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सब एक्टिंग का भंडाफोड़ हो चुका है। जो तुम्हारे सगे ताऊ जी हैं वो लॉकअप में बंद हैं, जाकर देख सकते हो। लड़की को जब ये दिखाया जाता है, सगे ताऊ जो मोहन होते हैं, उसके मोहन स्वरूप, वो लॉकअप में थे, अपने ताऊ को देखती है, साथ ही उस आकाश शर्मा नाम के लड़के को देखती है जो गाड़ी चला रहा था, साथ ही उसके बराबर में बैठे हुए अरविंद को देखती है जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उस रोहित जाटव को देखती है जो रोहित जाटव बाइक पर ब्रेकी कर रहा था, उस मोहित शर्मा को देखती है जो दूसरी गाड़ी पर बैठा हुआ था, उस हेमंत को देखती है जिस हेमंत शर्मा ने इस स्कॉर्पियो कार का इंतजाम कराया था। अब वो घिर चुकी थी, क्योंकि जो सब के सब थे, सारी कड़ियां मिल चुकी थी, उन कड़ियों को जोड़ना बाकी था। बस ये पता करना था कि आखिरकार इस लड़की ने कत्ल क्यों कराया। जब इस तरह की बात आती है तो वो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और गुस्से में एकदम तमतमाई हुई थी। हालांकि उसको चाय पिलाई, उसको पानी पिलाया, उसको ठंडा करने की कोशिश की,
लेकिन गुस्से में जब होती है तो उसके बाद फिर वो पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर देती है। कहती है कि साहब मेरे पिताजी का पिछले साल देहांत हो गया था, यानी कि ब्रेन हेमरेज होता है, वो मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद घर में गमी का माहौल था। जब गमी का माहौल था, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ और माँ से जाकर हाथ जोड़ते हुए कहती हूँ कि माँ, जो पिताजी की नौकरी है वो मैं करना चाहती हूँ। पिताजी, आज इस दौर में सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो, तुम मुझे परमिशन दो, तो मैं ये नौकरी हासिल कर लूँ तो कैसा रहेगा। बेटी 23 साल की होती है, इंटर वो कर चुकी थी, अभी आगे की पढ़ाई करना बाकी था। माँ अपनी बेटी से कहती कि बेटा तेरी खुशी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर तू नौकरी करना चाहती तो आराम से कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। माँ ने इस बात की अनुमति दे दी, और जैसे ही माँ ने इस बात की अनुमति दी है तो ये बात एकदम रिश्तेदारों के कानों तक पहुंच जाती है। और जैसे रिश्तेदारों के कानों तक पहुंचती है तो रिश्तेदार आके कहते हैं कि नीरज, तुम बहुत गलत काम कर रही हो, तुम्हारी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है, अपनी बेटी को उसे वकालत कराओ, वकालत के बाद जज बनाओ, उससे भी बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचाओ। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो तुम्हारा 16 साल का बालक है, दरअसल वो मानसिक रूप से कमजोर है, अब बेटी को नौकरी लग जाएगी, वो शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा, तुम्हारे बेटे की जिंदगी कैसे कटेगी। तुम्हारे बेटे को रोज जो फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जब उसको मोटिवेट किया जाता है नीरज शर्मा को, तो नीरज शर्मा मान जाती है और वो फैसला करती है कि जो पति की नौकरी है वो बेटी को ना लेकर मैं खुद लूंगी। जब इस तरह की बात आती है तो वो बेटी की नौकरी नहीं लगने देती और खुद नौकरी कर लेती है। इस बात को लेकर बेटी ने बेइंतहा विरोध किया। जब बेइंतहा विरोध करती है, विरोध करने के बाद माँ और बेटी के अंदर फिर फसाद होना शुरू हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब झगड़ा होता है तो माँ बेटी अब आपस में दूर दूर रहने का फैसला कर लेते हैं। जहां तो वो एक दूसरे से दोस्त की तरह व्यवहार करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, प्यार करते थे, लेकिन ये सब प्यार काफूर हो जाता है। काफूर इसलिए हो जाता है क्योंकि माँ नौकरी करने लगती है और बेटी को वो बाप की सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। इसलिए वो अपने पुराने वाले घर चली जाती है, जो कल्याण नगर 3rd में घर है, पिताजी का पुराना मकान, विजय वशिष्ठ का मकान है, जो कि माँ के नाम आ जाता है। उस घर में रहना शुरू कर देती है और उसी में जो उसका ताऊ जी का बेटा है, जिसका नाम बलराम है, वो भी रहना शुरू कर देता है। अब यहाँ रहते रहते वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहना शुरू कर देती है। जनवरी की ये बात है, जनवरी में आराम से वो रह रही है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा है और माँ के प्रति उसकी नफरत बढ़ रही थी। करीब करीब 1 महीने पुरानी बात, यानी कि जून 2026 की बात है। वो अपने भाई से कहती है कि भाई, तुम्हें पता है कि भरतपुर रोड पर हमारे 5 बीघा जमीन है, आज उसकी कीमत कितनी है? करीब करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास उसकी कीमत है। बलराम ये बात सुनता है। बलराम कहता है कि दीदी कैसी बात कर रही हो? बोली, मैं बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, अगर ये 5 बीघा जमीन तुम्हारे नाम हो जाए तो देखो तुम भी करोड़पति हो सकते हो। वो कहता कि दीदी अगर ये ऐसा हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। जब ये बात कही जाती है तो उसने कहा कि कुछ काम करना पड़ेगा, और तुम्हें पता है जो ये घर जिसमें हम रह रहे हैं कल्याण नगर 3rd में, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो हमारा नया वाला घर है रविंद्र नगर में, उसकी भी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि हमारे पास आज की तारीख में कम से कम 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है, बाकी चीज रही अलग। तो बलराम ये बातें सुनने के बाद कहता है कि दीदी तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है कि माँ को रास्ते से हटा दो, माँ की सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी, दोनों घर मुझे मिल जाएंगे और 5 बीघा जमीन तुम्हें मिल जाएगी। जैसे बलराम ने यह बात सुनी, बलराम को दिन में भी सपने दिखाई देने लगते हैं। अब वो अपने आप को करोड़पति जैसा फील करने लगता है। सीधा अपने पिताजी के पास जाता है। मोहन के पास जाने के बाद कहता है कि पिताजी, एक बहुत ही शानदार फैसला है, यानी कि एक बहुत ही शानदार आइडिया है, इस पर काम करते हैं। और जब बात काम करने की आती है तो पिताजी को पूरी कहानी सुनाई जाती है। पिताजी भी तैयार हो जाते हैं। तभी पिताजी भरतपुर की तरफ जाते हैं और ये एक हेमंत नाम के लड़के से बातचीत करते हैं और हेमंत से कहते हैं कि हेमंत यार, एक काम करना है, तुम्हें जो हमारा छोटा भाई है उसकी जो पत्नी है जिसका नाम नीरज है, उसको रास्ते से हटाना है। वो कहता है कि साहब पैसे लगेंगे इसके लिए। वो बोले कितने रुपए लगेंगे? बोले 7 लाख रुपए लगेंगे। जब 7 लाख रुपए वाली बात आती है तो वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद जो अपनी टीम थी वो पूरी टीम बनाई जाती है। यानी कि 2 बाइक ऊपर रैकी करेंगे, 2 कार के अंदर बैठेंगे, एक कार का इंतजाम करेगा। इस तरह से 5 से 6 7 दोस्त होते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब काम करना शुरू कर देते हैं, थार की व्यवस्था की जाती है। जून में ही जब पैसे हाथ में आ जाते हैं तो उसना काम भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे थार से उस टक्कर मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक ही एक और गाड़ी अचानक से आ जाती है। जब एक और गाड़ी अचानक से आ जाती है तो उस गाड़ी की वजह से थार की रफ्तार कम हो जाती है और इस महिला यानी कि नीरज शर्मा को संभलने का एक मौका मिल जाता है और वो सड़क के किनारे उतर जाती है। यदि वो कार अचानक से एक और नई आई होती तो थार उसको टक्कर मार देती और वो पहले ही मारी जाती है। और शायद इतना सब कुछ नहीं होता और इसका भी शायद खुलासा भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ले जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं।
और इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इन्होंने पूरी प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद फिर जब थार से ये बच जाती हैं तो उसके बाद फिर ये रैकी करना शुरू कर देते हैं। रोहित जाटव और मोहित शर्मा ये बाइकों पर आते थे और ये पता करने की कोशिश करते थे कब ये महिला घर से बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि महिला डर की वजह से नहीं निकल रही थी। तो कभी उसके घर में नींबू फेंक रहे हैं, कभी मिर्च फेंक रहे हैं, कभी काली गुड़िया फेंक रहे हैं, कभी नारियल फेंक रहे हैं। तो इसलिए उस महिला का सिर्फ एक वक्त में निकलना होता था, शाम के समय में। वो अपने बेटे को फिजियोथेरेपी कराने के लिए जब जाया करती थी तो बेटे को साथ लेके जाती थी। और ऐसे ही 3 जुलाई 2026 की शाम 4:45 के आसपास जब अपने बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए छोड़ कर आती है और वापस आ रही थी, तब उस कार ने जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। सब उसे हादसा समझ रहे थे। पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसके पीछे की वजह सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी की बात सामने आती है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद सभी को जेल भेज दिया। लेकिन बेटी का जो क्रूर चेहरा था लोगों के सामने आता है तो लोग इस क्रूर चेहरे को देखकर एकदम हैरानी में पड़ जाते हैं। हो क्या रहा है इन बच्चों को? उस बेटी ने अपनी उस माँ को मौत के घाट उतारा है जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा और जिस माँ ने उसको पाला पोसा, इस लायक बनाया। अच्छी खासी जमीन थी, करोड़ों की जमीन थी, करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास जमीन थी। यदि उस बेटी को अपना करियर ही बनाना था, कुछ करना था, तो एक घर बेच देती, कुछ भी तैयारी कर लेती, कुछ भी बिजनेस कर लेती। क्या सरकारी नौकरी से ही सब कुछ जिंदगी हासिल करनी थी? लेकिन उसने ये सोचा नहीं था कि बात खुलेगी और जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। जमीन वही है जहां थी, आज भी वही है, वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जो कातिल हैं वो जरूर सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो लड़की इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, जाते जाते ये पूर्व विधायक हैं मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि किशनगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जो हमने किशनगंज की कहानी सुनाई थी। उन्होंने ये मांग की है कि जो रिजवान आलम है उनकी जो हत्या हुई है तो उसकी हत्या के लिए कोई वकील केस न लड़े, और इस तरह की वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम भी यही कहेंगे कि हाँ, कम से कम ऐसे लोगों का, ऐसे कातिलों का केस ना लड़ा जाए। और समाज में जब ऐसे लोगों के से थोड़ा इनका बाइकआउट होगा तो बाइकआउट होने के बाद फिर लोग इनके ऐसे कोई भी जुर्म करने से पहले घबराएंगे, डरेंगे। ऐसे ही बिशनपुर के रहने वाले हैं नवाब आलम, रिया गुजर हैं, किशनगंज के रहने वाले दिलशाद आलम हैं, तनवीर आलम है, निकिता सिंह, कार्तिक, सरफराज आलम, अल्ताफ हुसैन, राशिद अली, सोनू गुप्ता, रविंद्र कुमार मंडल बिहार से, आकाश यादव, मुंतजीम सुलेमान, फारूक कुरैशी, मोहम्मद तौहीद, रंजीत सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।